बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 3 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पहले ही बता चुका हूँ भाई, इसमें देखें समझने वाली कोई ख़ास बात नहीं है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसमें इंफॉर्मेशन है, आसान सी इंफॉर्मेशन, लेकिन बहुत सारी, जिसमें आपके एंट्री टेस्ट से भी सवालात बनते हैं और आपके एग्ज़ाम में से भी सवालात आते हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है? दवाएं बनाने वाली इंडस्ट्री भाई। आसान लफ्ज़ों में क्या है ये? मेडिसिन मेकिंग कंपनीज़। ये वो कंपनीज़ हैं जो दवाएं बना रही हैं। इन्हीं मेडिसिन को जो टेक्निकल नाम दिया जाता है वो ड्रग्स का दिया जाता है। तो ये ड्रग्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि आप यूज़ करते हैं किसके लिए? किसी बीमारी का इलाज करने के लिए। सब्सटेंस यूज्ड टू ट्रीट और क्योर डिजीज़, वो ड्रग कहलाती है। ठीक है भाई, वो क्या कहलाती है? ड्रग कहलाती है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हेडिंग डाल लें। क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स। लाखों के हिसाब से जो दवाएं बना रही हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ठीक है, पैरासीटामोल, ब्रोफीन वगैरह, ये वो सब कुछ, इनको लाखों किस्म की दवाओं को कुछ क्लासेस में डिवाइड कर दिया हमने। पहली क्लास जो है यहाँ पर, ये तकरीबन कितनी क्लासेस बनती हैं? ये बनती हैं 7 क्लासेस। ठीक है, पहली जो क्लास कहलाती है वो एनाल्जेसिक्स कहलाती है। एनाल्जेसिक्स, ठीक है भाई। इसमें कौन सी मेडिसिन आ जाती हैं? इसमें पेन रिलीफ वाली आ जाती हैं। पेन रिलीफ, जिससे आपको दर्द से आराम मिलता है। अच्छा, बड़ा टेक्निकल काम है यहाँ पर कि जब पेन रिलीफ की बात करते हैं तो हमारे पास हमारा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बड़ा अहम किरदार है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत अहम किरदार। जब आप कोई पेन किलर लेते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपके जिस्म का वो दर्द ख़त्म हो गया। पेन असल में होता क्या है? पेन जो है वो एक सिग्नल है, और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये पेन जिस जगह पे होता है तो आपको ये पता लग जाता है, आपके दिमाग को, कि उस जगह पे कुछ गड़बड़ है। अगर पेन ही ना हो तो आपको अपने जिस्म में पता ही नहीं चलेगा कहाँ टूट फूट हो रही है। समझ में आ रही है बात आपको? अब ये जो एनाल्जेसिक्स होती हैं ये ड्रग्स हैं, ये पेन रिलीफ करने वाली हैं, आपको दर्द से आराम देने वाली हैं। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। होता ये कि अगर आपके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, तो ये एनाल्जेसिक्स या पेन रिलीफ करने वाली कोई मेडिसिन, ड्रग आपने जब ली है, तो वो ड्रग या मेडिसिन खून में शामिल होके यहाँ से जो सिग्नल जा रहे हैं ना दिमाग तक, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और उसके इस बहुत बड़े ऑर्गन दिमाग तक सिग्नल जा रहे हैं मुस्तकिल। यहाँ का एरिया जो है वो दिमाग को पैगाम भेज रहा है कि भाई यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। इस गड़बड़ को, ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं गड़बड़ के, इन्हीं को हम दूसरा नाम देते हैं कि हमें दर्द हो रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? ये मेडिसिन्स क्या करती हैं कि यहाँ पर ये जो सिग्नल भेजने वाले होते हैं उनको जाके सुला देती हैं। भाई थोड़ी देर के लिए सो जाओ और दिमाग को सिग्नल भेजना बंद कर दो, बस इतना होता है। वो जगह आपकी ठीक नहीं हो जाती, बल्कि वहाँ से ये साहब जो बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे पैगाम भेज रहे हैं दिमाग को कि भाई यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, दूसरे लफ्ज़ों में दर्द, पेन। तो उसको जाके ये मेडिसिन्स जो हैं उन साहब को सुला देती है कि आप सो जाएं थोड़ी देर के लिए, और पैगाम भेजना, सिग्नल भेजना दिमाग को
बंद कर दें। उससे क्या आपको फिर आपका दिमाग महसूस ही नहीं करता, आप दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं भाई दर्द में आराम आ गया। समझ में आ गई बात? तो दिमाग का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है आपके दर्द के साथ। ये दिमाग आपको एहसास दिला रहा होता है आपके कहीं दर्द हो रहा है, और ये एहसास का कनेक्शन ये एनाल्जेसिक्स जो है वो तोड़ देती है। समझ में आ गई बात आपको? इनमें जो सबसे ओल्डेस्ट है ना, ओल्डेस्ट मेडिसिन जो है, ओल्डेस्ट ड्रग जो है, उसका नाम नोट कर लें अपने पास। मैंने कहा ना मुश्किल नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत है। एस्प्रिन। एस्प्रिन ये वो ड्रग है जो ओल्डेस्ट है, बहुत कदीम दौर से इस्तेमाल कर रहा है इंसान, ठीक है, मुख्तलिफ़ शक्लों में। दूसरे हमारे पास जो कैटेगरी है ड्रग्स की, वो हमारे पास एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। इससे आप बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। एंटीबायोटिक्स हमारे जिस्म में खाने के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से जरासीम जब दाखिल हो जाते हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस वग़ैरह हैं, ये सब जो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, तो हमारे जिस्म में दाखिल हो के हमारी बॉडी के सेल्स पर अटैक करते हैं, और सेल्स के अंदर घुसने के बाद सेल के न्यूक्लियस पे कब्ज़ा करते हैं और पूरे सेल का निज़ाम संभाल लेते हैं और वहाँ पर ये अपनी रिप्रोडक्शन भी शुरू कर देते हैं। बहरहाल, तो एंटीबायोटिक्स वो अद्वियात हैं, वो दवाएं हैं, दवाओं का वो ग्रुप है जो कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, पैथोजेंस से आराम पहुंचाती हैं और पैथोजेंस को किल कर देती हैं। वो जरासीम जो कि बीमारी फैला रहे हैं उनको पैथोजेंस कहा जाता है, ये उसको किल कर देती है। ठीक है भाई, दो काम होते हैं, या तो ये सप्रेस कर देंगी, या तो ये सप्रेस कर देंगी या फिर किल कर देंगी। सप्रेस का मतलब होता है उसकी ग्रोथ को रोक देना, उसको इनएक्टिव कर देना, उसको अपनी जगह पे दबा देना, या फिर उसको किल ही कर देना। तो ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये काम कर रही होती हैं। किन को सप्रेस कर रहे हैं, किसको किल कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहली और इन्फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहली जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक, उसका नाम था पेनिसिलिन। इसको भी अपने नोट्स में डाल लीजिए, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ये पहली एंटीबायोटिक तैयार हुई थी। ठीक है भाई, नोट कर लिया। तीसरी कैटेगरी ड्रग्स की अब हम देखते हैं, ये है एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स। नंबर 3 पे एंटी पायरेटिक मेडिसिन, ये कौन सी होती हैं? एंटी पायरेटिक मेडिसिन ये टू द पॉइंट जो है, वो आपको पता है कि आपको जब बुखार वगैरह होता है, ठीक है, तो ये क्या करती हैं? लोअर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, आसान लफ्ज़ों में आपके जिस्म का बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, जिसको आप कहते हैं भाई बुखार हो गया, ठीक है, इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। आपके जिस्म में कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो ये बुखार होना भी अल्लाह ताला की एक नेमत है कि बुखार जो आपको होता है तो ये आपको ये बता रहा होता है कि आपके जिस्म में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, जिसके नतीजे के तौर पे आपको बुखार हो रहा है। वो अंदरूनी कोई चोट भी हो सकती है, अंदरूनी मामला भी कहीं गड़बड़ कर सकता है, और बैरूनी तौर पर भी आपको कोई फोड़े, फुंसियाँ वगैरह, दाने कोई निकल सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है बड़ा ख़तरनाक किस्म का। तो उसके रिएक्शन के तौर पे भी बुखार जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो इससे आपको पता लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जिस्म में गड़बड़ हो रही है। तो ये बुखार की कैफियत को कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए आप जो है इन जिन मेडिसिन्स को इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं एंटी पायरेटिक मेडिसिन। इसमें बड़ी बेहतरीन मिसाल जो पाकिस्तान के बच्चे को पता है वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ठीक है भाई। नंबर 4 जो है वो हमारे पास है एंटी फंगल मेडिसिन। एंटी फंगल मेडिसिन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की एक कैटेगरी है जिसको हम फंजाई कहते हैं, उसी से ये फंगल वर्ड बना है।
फंजाई क्या होते हैं? फंजाई ना तो एनिमल्स होते हैं ना प्लांट्स होते हैं, ठीक है, बल्कि ये ऑर्गेनिजम्स की एक और कैटेगरी है जो कि बैक वक्त एनिमल कैरेक्टरिस्टिक भी रखते हैं और प्लांट कैरेक्टरिस्टिक भी रखते हैं। दूसरी बात फंजाई के हवाले से ये है कि फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, आपको अपनी आँख से नज़र भी आ जाते हैं, जैसे कि मशरूम्स, खुम्बियाँ वगैरह होती हैं ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं जैसे मोल्ड्स वगैरह, ये माइक्रोस्कोपिक फंजाई होते हैं। तो फंजाई दो कैटेगरी के होते हैं एक वो जो आपको अपनी आँख से नज़र आ जाते हैं, दूसरे वो जो आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते, ठीक है। तो ये बीमारियां भी फैलाते हैं बहुत सारी। तो इनके इलाज के लिए क्या किया जाए? ख़ास तौर पे आपके स्किन इन्फेक्शन जो है वो आपको हो जाता है आपको रिंगवर्म हो जाता है, आपके बालों में डैंड्रफ हो जाता है, तो ये फंजाई की वजह से ही होता है, स्किन इन्फेक्शन ख़ास तौर पे, ठीक है। और एंटी फंगल ड्रग जो इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर, उसका नाम है फ्लूकोनाजोल, ये इसका नाम है, ठीक है भाई। तो बहरहाल ये किस लिए इस्तेमाल की जा रही हैं? एंटी फंगल मेडिसन टू किल फंगस, टू किल फंजाई कौन सी वाली? विच इफ़ेक्ट्स ऑन स्किन, आपकी स्किन हो, मेरी स्किन हो, ठीक है, या वेजिटेबल्स की स्किन हो, फ्रूट्स की स्किन हो, समझ में आ रही है बात आपकी, एनिमल्स की स्किन हो, तो स्किन को ये डिस्ट्रॉय करती है, टू किल फंजाई। और ये एंटी फंगल मेडिसिन किल कर देती हैं ऐसी फंजाई को, ठीक है भाई। कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं जो ख़ास तौर पे हम देखते हैं इंसानों में और जानवरों में? हमें जो इन्फेक्शंस नज़र आते हैं, रिंगवर्म आपको हो जाता है, रिंगवर्म जो है वो फंगस की वजह से होता है, आपकी स्किन के ऊपर जो है वो गोल गोल सर्किल बन जाते हैं, बड़े डेंजरस किस्म के, जिनको रिंगवर्म कहा जाता है, तो वो फंजाई की वजह से होते हैं, ठीक है। और डैंड्रफ, ये तो खुश्की जिसको कहते हैं कि हमारे बालों में भाई खुश्की हो गई है, तो आपकी स्किन जो है वो सर की इन्फेक्टेड हो गई है, असल में उसमें फंगस लग गया है। अच्छा, इसका हल क्या है हमारे पास? इसके लिए जो मेडिसन है जो ड्रग है, जो इसके लिए ड्रग आप इस्तेमाल करते हैं, जो मेडिसिन इस्तेमाल, उसका नाम है फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ठीक है भाई, ये भी हो गया। उसके बाद पांचवी कैटेगरी जो है वो हमारे पास आती है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। सूजन आपको हो जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, कहते हैं ना आपको बुखार की वजह से आपका चेहरा सूज गया है या स्किन में कोई गड़बड़ हो गई है, दाना वगैरह निकल गया, वहाँ सूजन आ गई है, इसको फ्लेमेशन कहते हैं इन्फ्लेमेशन कहते हैं इसको, ठीक है, सूजिश होना। तो ये क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी, सॉरी मैंने आई नहीं लगाया, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, ये वो है जो कि आपको सूजन से निजात दिलाती है। क्या काम है इसका? रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन सूजन को कम करना, इन्फ्लेमेशन सूजन को कम करना और आपको आराम देना। इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको आम तौर पे हम जो है वो प्रोफिन कहते हैं, उसका एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं आइब्यूप्रोफिन, आइब्यूप्रोफिन, जिसको आम तौर पे हम कौन सा सिरप कहते हैं? ये ब्रूफिन है, ब्रूफिन, ब्रूफिन, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद छठे नंबर की कैटेगरी में एंटी एलर्जिक मेडिसिन। कुछ चीज़ों से लोगों को एलर्जी होती है, कुछ चीज़ों से लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कुछ एक आम सी एलर्जी वाली जो इशू है वो डस्ट एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है। आप देखें डस्ट कोई भी आपके ये जो लंग्स हैं ना, ये लंग्स ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं सिर्फ कि लंग्स तक हवा पहुँचे, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हवा पोल्यूशन की वजह से इतनी ख़राब हो चुकी है कि इस हवा के अंदर डस्ट, मट्टी बहुत ज़्यादा अब आ चुकी है, पोल्यूशन, धुआं जो है बहुत ज़्यादा आ चुका है, ठीक है, और भी जहरीली गैसेस जो हैं वो हमारी इस एयर में शामिल हो चुकी हैं, जो एयर को पोल्यूट कर चुकी हैं। जो अब यही पोल्यूटेड एयर जब हम सांस लेते हैं तो यही एयर हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स में जाती है तो फिर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये
गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जब हमारे लंग्स में जाएगा तो लंग्स को डैमेज करेगा ना, समझ में आ गई बात। या फिर जो है वो कुछ पॉइजनस गैसेस भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, गाड़ियों से निकल रही है, फैक्ट्रियों से निकल रही है। सल्फ़र डाइऑक्साइड एक बड़ी मशहूर गैस है, वो भी निकल रही है, तो ये भी बड़ी डेंजरस है आपके लंग्स के लिए। अल्लाह ताला ने इसके नेचुरल जो है वो, जिसको हम कहते हैं हमारा इम्यून सिस्टम जो है, तो अल्लाह ताला ने एक हमारा कुदरती प्रोटेक्शन का सिस्टम हमारी बॉडी में बना रखा है, जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। आपकी पूरी बॉडी के अंदर होता है, आपके ब्लड के अंदर भी है, आपकी नोज़ में भी है, आपके मुंह में भी है, और आपके हलक में भी है। तो वो जब हवा जाती है तो उससे क्या होता है, गंदी हवा जब जाती है तो यहाँ पर मौजूद जो हैं वो सेल्स वो एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ जो नाक में पुलिस बैठी हुई है वो एक्टिव हो जाती है, मुंह में पुलिस बैठी है, फ़ौरन उसको डिटेक्ट कर लेती है कि भाई ये है गलत चीज़। उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है, उसके नतीजे में यहाँ के सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम, जिसको बलगम कहते हैं हम, जिसको कहते हैं नोज़ी आ रही है भाई, आपको खांसी भी होती है और आपको छींक भी आती है और आपका गला भी ख़राब हो जाता है और नोज़ी भी बहुत ज़्यादा आपको आ रही होती है। तो आप बोलते हैं कि ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। भाई ये मुसीबत नहीं है, ये ना हो अगर तो आप साल भर ना जी पाएँ, आप पागल हो जाएं, आपकी डेथ हो जाए, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है, ये फ्लेम या बलगम या नोज़ी, जिसको हम बहुत बुरा समझते हैं, ये अगर प्रोड्यूस ना हो हमारे हलक में और नाक में, तो ये जो हवा जा रही है इसमें मौजूद डस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और जहरीली गैसें, ये बलगम और ये नोज़ी वगैरह जो नाक और हलक में है, ये इसको रोक लेते हैं, ये फ़िल्टर कर देते हैं। ये मिट्टी को भी रोक लेते हैं, ठीक है, और गैसेस को भी रोक लेते हैं, और जो है ये इसके अलावा और क्या है, धुआं वगैरह जो होता है उसको भी ये रोक लेते हैं, और फ़िल्टर करके फ्रेश एयर जो है हमारे लंग्स में तक पहुंचती है। और लेकिन अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कि ये बलगम वगैरह जो अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो फिर आपका सीना चौक भी हो सकता है, आपको कंजेशन हो सकती है, आपको उससे नमूनिया भी हो सकता है। तो फिर इसको मुस्तकिल तौर पे कभी भी ना बंद करवाया करें। आप मेडिसिन वगैरह अगर ले रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें। अगर नाक बह रही है तो भाई बहने दें, कोई मसले की बात नहीं है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ज़िंदगी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। आप टिश्यू पेपर ले लें या किसी भी तरह से नाक को बहने दें। ऐसी मेडिसिन आप डॉक्टर से ना लिखवाएं कि यार मेरा नज़ला रुक जाए, भाई नज़ला ना रुकवाएं। नज़ला रुक गया तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े भयानक होते हैं। वो जो बहने वाला नज़ला है वो फिर जम जाता है नाक में भी और आपके चेस्ट में भी। थोड़े दिन की तकलीफ़ उठा लें, जो शानदा वगैरह पीते रहें, मेडिसिन से अवॉइड करें, ठीक है, तो ये आपका खुद ही नेचुरली दोबारा बैलेंस हो जाता है, सेट हो जाता है थोड़े टाइम बाद। फिर म्यूकस की प्रोडक्शन आपके नाक के और गले के सेल्स जो है वो रोक देते हैं। तो ये तो काम हुआ नेचुरल आम लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिखाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं इनको एलर्जी है, डस्ट एलर्जी। मतलब डस्ट अगर थोड़ी बहुत जा रही हो तो चलो खैर है यार, लेकिन ज़रा सी भी डस्ट उनकी नाक की तरफ गई, ऐसी मिट्टी से उन्होंने सांस ले लिया जिसमें डस्ट है हल्की सी भी, फ़ौरन रिएक्शन शुरू हो जाता है सेकंड में। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हम कहते हैं एलर्जी। ये बड़ी ख़तरनाक होती है। तो आपका इम्यून सिस्टम फ़ौरन रिएक्ट कर रहा होता है, म्यूकस भर जाता है नाक में और ये और वो, और आपको फ़ौरन छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिएक्शन होता है। तो इसको हम कहते हैं कि इनको एलर्जी है भाई, डस्ट एलर्जी है, कि ज़रा सी भी डस्ट लगी फ़ौरन इनका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है। लॉजिकल बात समझ में आई आप? तो नॉर्मल अगर रिएक्ट करे तब तो ठीक है, लेकिन अब तो डस्ट मट्टी तो भाई जगह जगह है, अब क्या करें फिर? अगर ये इस तरह रिएक्ट करने लग गया तो फिर हम तो जी ही नहीं पाएंगे, फिर हमारे लिए दूसरी। तो कुछ लोगों को एलर्जी के इश्यूज़ होते हैं, तो ऐसी मेडिसिन्स जो हैं इनको हम कहते हैं एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स। एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स छठे नंबर पे है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स, ठीक है भाई। जिसमें एक ख़ास जो है वो मिसाल क्या दी गई है, इनको एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स को आल्सो कॉल्ड एक और इनको नाम दिया जाता है, वो नोट कर लें, एंटी हिस्टामाइंस। इनको एंटी
एंटी हिस्टामाइंस भी कहा जाता है। ये मेडिसिन्स को याद रहे, मेडिसिन्स को, एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स को क्या नाम दिया जाता है? एंटी हिस्टामाइंस। तो इन मेडिसिन्स को जो है वो क्यों आखिर ये नाम दिया गया है? उसकी वजह ये है कि एक केमिकल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन ये जो केमिकल है ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हमारी बॉडी के अंदर एक, आपको पता है प्रोटीन की लंबी लंबी चेन्स हैं, पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, प्रोटीन की लंबी लंबी चेन्स किससे बनी होती हैं? प्रोटीन की जो लंबी लंबी चेन्स हैं, ये जो पॉलीमर है प्रोटीन का, ये जो लॉन्ग मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स इस तरह से जुड़े हुए होते हैं और ये जुड़ते रहते हैं, ये लंबा सा प्रोटीन बन जाता है, लंबी सी चेन बन जाती है, ये लंबा सा एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये अमाइनो एसिड्स जो हैं इनको मोनोमर्स कहा जाता है, और ये मोनोमर्स जब जुड़ते हैं तो पॉलीमर लंबी सी चेन बनती है। पॉलीमर मतलब लंबी सी चेन, और मोनोमर मतलब इस लंबी सी चेन को बनाने वाले इंडिविजुअल यूनिट्स, उनको मोनोमर कहा जाता है। जैसे कि प्रोटीन की लंबी सी चेन के अंदर ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये 22 किस्मों के होते हैं, 22 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिसमें से एक टाइप जो है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हिस्टिडाइन। हिस्टिडाइन समझ में आ रही है बात? हिस्टिडाइन जो है ये वो अमाइनो एसिड है, हिस्टिडाइन, ठीक है, ये वो अमाइनो एसिड है, ये वो अमाइनो एसिड है, हिस्टिडाइन वो अमाइनो एसिड है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, और इस केमिकल का नाम क्या है? हिस्टामाइन, जो कि एलर्जी का बायस बन रहा है। क्या कहा मैंने? आपकी बॉडी के अंदर जो बहुत सारी किस्मों के क्या हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, उनमें से एक टाइप जो है अमाइनो एसिड की वो हिस्टाडाइन कहलाती है। और ये जो अमाइनो एसिड हिस्टाडाइन है ये केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको हिस्टामाइन कहा जाता है, और यही केमिकल जो है एलर्जी की वजह बनता है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कि ये हिस्टामाइन का बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन इसकी ना हो जाए, इसकी प्रोडक्शन लेवल में रहे, ठीक है, क्योंकि एलर्जी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये एलर्जी हो गई। तो ये हिस्टामाइन की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल रहे, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि ये एंटी एलर्जेटिक मेडिसिन या एंटी हिस्टामाइंस जो है लेते हैं। आपको समझ में आया है कि ये एंटी एलर्जेटिक मेडिसिन जो है इनको एंटी हिस्टामाइंस क्यों कहा जाता है? इसलिए ताकि ये कर्ब कर सकें, इस काबू कर सकें किसको? इस केमिकल को, हिस्टामाइन को, जो कि कौन पैदा कर रहा है? ये अमाइनो एसिड हिस्टिडाइन, ठीक है भाई। इसमें हमारे पास जो एंटी एलर्जिक मेडिसन है बड़ी मशहूर, इसमें एग्जाम्पल जो है वो नोट कर लीजिए, ये है डाइफिनाइल हाइड्रामाइन। डाइफिनाइल हाइड्रामाइन, ठीक है भाई। 6 हो गई। आखिरी जो है एंटी मलेरियल मेडिसन है, ये तो आपको पता ही है। एंटी मलेरियल मेडिसन कौन सी होती है? वो बीमारियां जो कि मच्छरों के काटने की वजह से होती हैं, मच्छरों के काटने की वजह से, जैसे कि मलेरिया हो जाता है, और भी दूसरी बीमारियां हैं। तो उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए ये जो मेडिसिन्स बनती हैं इनको कहते हैं एंटी मलेरियल मेडिसन, एंटी मलेरियल मेडिसिन, ठीक है भाई। तो ये किस लिए हैं? अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक बीमारी कौन सी है? मलेरिया। अब ये मच्छरों के काटने की वजह से हुई है। अब जो ड्रग आप इस्तेमाल करेंगे, जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सी होगी? उसका नाम है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन, इसको उर्दू में बेसिकली कोनेन कहा जाता है, ठीक है। और अभी तो ये क्लोरोक्विन इसका एक नाम आ गया है और बड़ी अच्छी अच्छी टैबलेट्स आ गई हैं।
ये शदीद कड़वा होता है। मतलब पहले जब मलेरिया की बीमारी का इलाज निकाला गया तो ये कोनेन की गोलियां जो है ये बनी थी और शदीद कड़वी होती थी। मतलब मलेरिया का पेशेंट जो है बेचारा दोहरी अजियत में होता था कि यार इतनी कड़वी गोलियां जो है कोनेन की, कोलोकिन की हमें खानी पड़ती हैं। लेकिन आजकल जो मेडिसिन आ रही हैं खैर वो इतनी जो है वो कड़वी नहीं होती, उसका एक हल जो है वो निकाल लिया गया। ठीक है भाई, तो ये आपकी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन भी हो गई। पेस्टिसाइड्स जो है वो हमारा अगला टॉपिक है जो कि अगली वीडियो में देखेंगे। फिर सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, उसके बाद कॉस्मेटिक्स है और एडेसिव्स हैं। तो ये चैप्टर भी अल्लाह की रहमत से फिर कंप्लीट हो जाएगा। सारे एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, कुछ भी अभी तक के चैप्टरों में छोड़ा नहीं है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये 11वां चैप्टर जा रहा है। आप फ़ख्र से इस बात को कह सकते हैं कि भाई आपको ट्यूशन लेने की, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल पे आ जाइए, ठीक है, और अपने पैसे बचाएं। अगर पैसे ज़्यादा हैं तो किसी गरीब को दे दें यार, ठीक है। तो ये आपको पास ये 120 130 वीडियोज़ हैं, इनमें कंप्लीट केमिस्ट्री आपकी मौजूद है, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 13 तक। वेल ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर्स हैं, वेल ऑर्गेनाइज, हर चीज़ पे पार्ट्स लिखे हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पूरी प्लेलिस्ट के अंदर तरीके से हर चीज़। आपको किसी भी किस्म की टेंशन नहीं है। तो आप इस पैगाम को आम करें। ख़ास तौर पे हमारी बच्चियां जो घरों में बैठती हैं, बाहर जाने में प्रॉब्लम है, पढ़ना चाहती हैं, तो भाई अब कहीं जाके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि सेक्सुअल हरेसमेंट होगा या ये होगा या वो होगा। अपने घर में बैठें, अब्बा का मोबाइल ले लें, भाई का मोबाइल ले लें कि भाई ये चैनल लगा दो, हमें अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, घर बैठ के अपनी तैयारी करें आप, और आप इस चीज़ को आम करें, ठीक है ना। आपसे सब्सक्राइब करने का कोई नहीं बोलता भाई, आपसे लाइक भी करने का कोई नहीं बोलता, आपसे तो ये बोला जाता है कि भाई आप इसको शेयर कर दें, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।